हेलो एवरीवन, मैं अयोध्या अग्निहोत्री अपने यूट्यूब चैनल तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सीटेट जुलाई 2024 के एसएसटी के सिलेबस की बात करते हैं और उसके अंतर्गत आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक ये टॉपिक है एसएसटी वालों के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी मैं 3-4 लेक्चर डाल चुका हूँ, तो हमारे साथ आप जुड़िए और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का मेरा कर्तव्य है। आप जुड़िए और बस चलते रहिए धीरे धीरे मेरे साथ। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको सर्वोच्च कैंडिडेट बना दूंगा। तो अब चर्चा करते हैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें हम देखेंगे क्या, तो इसमें एक प्रकार से मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ उसकी चर्चा की जाएगी कि पहले का प्रारंभिक काल का जो मानव था वो आखेट संग्रह शिकार करता था, इधर उधर घूमता रहता था, जानवरों को मार के खाता था, कंदमूल फल खाता था। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अनाज उपजाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बस्तियों में रहना सीखा, फिर नगरों का विकास किया। इस प्रकार से एक क्रमिक विकास देखा जाएगा। इतिहास का मतलब ही होता है क्रमिक विकास। तो आइए हम चर्चा करते हैं आरंभिक मानव की। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था कि 20 लाख साल पहले लगभग नर्मदा नदी के तट पर ऐसी जनजातियां पाई जाती थीं या ऐसे मानव पाए जाते थे। उसके बाद हमने देखा था किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर, जहां के लोग गेहूं और जौ को उपजाना पहले प्रारंभ किए थे। पालतू पशुओं को पालना शुरू कर दिए थे। गांवों में निवास करना अर्थात उनका घुमंतू जीवन अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। कब? 8000 साल पहले। ये अभी लाखों वर्ष पहले की बात हो रही है। तो घुमंतू प्रवृत्ति का था, लेकिन इसके कुछ कारण हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो अब देखते हैं इसके 3-4 कारण हैं, उनको आगे देखते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण यही है कि यदि वो एक जगह रुक जाते तो वहाँ की वनस्पति को भी ख़त्म कर देते, खा के जानवरों को भी, और भूखे मर जाते। इसलिए वो चलते रहते थे भोजन की तलाश में। तो कारण याद रखना, कभी कभार कारण दे देता है, तो कारण एक एक लाइन में कि पहला कारण तो ये था कि वहाँ के पेड़ पौधे, कंदमूल, फल और जानवर समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसको जाना पड़ता था दूसरी जगह। अब दूसरा कारण देखते हैं। ये पहला कारण, ये दूसरा कारण। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पशुओं को चारा गाह ज़्यादा उपलब्ध होंगे वहाँ पशु झुंड का झुंड जाता था पशुओं का, इसलिए पशुओं के समूह में शिकार करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती थी। इसलिए जिधर समूह जाता था उसी के पीछे पीछे वो भी अपने भोजन की तलाश में पहुँच जाते थे। अब आगे देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये सभी अनुमान की बातें हैं, ओरिजिनल में उस समय क्या होता था कोई नहीं जानता है, पर ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो आपका तीसरा कारण ये बताता है, अभी भी हम देखते हैं जैसे आम का पौधा है, तो हम देखते हैं कि लगभग फरवरी मार्च में उसमें बौरें आती हैं और फल लगना शुरू हो जाते हैं अप्रैल से, और मई जून में वो पक्के तैयार हो जाते हैं। फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस प्रकार उन्होंने फल मौसमी फल होते हैं, तो मौसमी फलों में उनको मालूम पड़ गया घूमते घूमते कि किस एरिया में किस मौसम में फल पकते हैं और उगते हैं। इस प्रकार वो अपना स्थान चेंज करते रहते थे मौसम के हिसाब से।
तो ये हो गया तीसरा कारण। अब आते हैं चौथे कारण में। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। एक कारण यह भी है कि भाई बारिश का सीज़न चल रहा है, लोग आके बस गए वहाँ, और उन्होंने देखा कि 4-6 महीने बाद वहाँ का पानी ख़त्म हो गया, तो प्यासे तो रह नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ से पलायन कर जाते थे उस जगह पर जहाँ उनको पानी पीने के लिए मिले, पानी के स्रोत जहाँ उपलब्ध होते थे। तो ये 4 कारण हमने देखे, उनके घूमने के कारण क्या क्या थे। तो चारों कारण हमने देख लिया। अब आते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इसमें अब देखेंगे कि शुरुआती जो मानव था उसकी जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है हमको, उसका आकलन कैसे किया गया। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो ये सब उनके द्वारा जो हथियार उपयोग किए जाते थे। कुछ जगह पर खुदाई की गई है। खुदाई के उपरांत पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। इन औजारों को देख कर ही आकलन किया जाता है कि अर्थात वो शिकार किया करते थे। तो किससे स्रोत क्या है, तो क्वेश्चन आता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो उसके स्रोत हैं कि ये पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों के औजारों आज भी बचे हुए हैं। तो इनको याद रखना। अब कुछ औजारों के नाम भी आएंगे नीचे और डायग्राम भी आएंगे, उसको भी आगे देखेंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि जो औजार थे उनमें किसके मुट्ठे का प्रयोग किया जाता था। तो औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे का प्रयोग किया जाता था। कैसे औजारों में? भाले और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए। तो इस चीज़ को नोट कर लेना अलग से, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बाकी पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक स्रोत, दूसरा ये कि किस औजार के लिए लकड़ियों के मुट्ठे और हड्डियों के मुट्ठे बनाए जाते थे। तो भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे उनके लिए। अब हम आगे देखते हैं। ये कुछ औजारों के डायग्राम दिए हुए हैं, चित्र एक तरफ आप देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं साइड में जो है तो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दाएं हैं वो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए उपयोग किया जाता था। अर्थात ये नुकीला है ज़्यादा, जो सिलने में उपयोग होता है। तो हमने खाद्य संग्रह देखा। अब देखेंगे कि रहने की जगह निर्धारित करना, अर्थात वो अपने निवास योग्य स्थान कैसे निर्धारित करते थे कि यहाँ हम रुकें या ना रुकें। तो मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता, बिना पानी के जीवन संभव नहीं, इसलिए नदियों के किनारों और झीलों के किनारों पर वो निवास करते थे। अब इसमें हम देखेंगे कि लाल त्रिकोण वाले कौन कौन से स्थान हैं। तो एक स्थान तो ये है भीमबेटका, मध्य प्रदेश का, और 2 स्थान दक्षिण के हैं। ये दक्षिण भारत के, एक कुरनूल और एक हुसदी। इनको अलग से नोट कर लेना, एक पेज में नोट कर लेना, तो ये याद रहेंगे। ये कब के हैं? तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल जो लाल कलर के त्रिभुज से दर्शाए गए हैं वो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हैं। जो नीले कलर के स्क्वायर से दर्शाए गए हैं अर्थात वर्ग से, वो नवपाषाणिक पूरा स्थल हैं।
जबकि जो हरे कलर का डॉट बिंदु है वो महापाषाणिक पुरा स्थल है, और जो ईंट के आकार की एक आकृति है आयताकार, उसको आरंभिक गांव, और स्टार पीले कलर का है उसको आधुनिक नगर से डिनोट किया गया है। तो इनकी एक लिस्ट बना लेना। तो इसमें जो त्रिभुज वाले हैं घुमंतू जनजातियों के प्राचीन के, उनको ज़रूर अच्छे से लिख लेना, वहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। एक ऐसा स्थान ढूंढते थे जहाँ नदी और झरने हों, झीलें हों, पीने के लिए पानी पर्याप्त उपलब्ध हो, और दूसरी ऐसी जगह जहाँ अच्छे पत्थर हों जिससे शिकार करने के लिए औजार बनाए जा सकें। तो इनको याद रखना, दोनों कारण को, एक अच्छे पत्थर और ऊपर जो बताया था नदी झरना। ये आ गया भीमबेटकिया आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? क्यों चुनी ये भी बताया ना, कि अच्छे पत्थर और पानी, नर्मदा के किनारे अच्छा पानी मिलता है उनको और पत्थर भी अच्छे हैं। तो इसको याद रखना। भीमबेटकिया क्वेश्चन आता है, भीमबेटकिया कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और किस नदी के तट पर है? तो मध्य प्रदेश में है, और नर्मदा नदी के, कहाँ पर है? नर्मदा नदी के। तो ये दोनों चीज़ एकदम परफेक्ट नोट कर लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो भीमबेटकिया मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी की घाटी पर है। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है। इन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो मध्य प्रदेश में अभी हमने देख लिया भीमबेटकिया गुफाएं, कभी आओ घूमो, वहाँ अंदर बने हुए हैं। अब पूरा स्थल क्या है? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो इसमें से सिर्फ याद करना है कि औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं बस। फिर आग की खोज। मानचित्र 2 में भी ऊपर हमने देखा था त्रिभुज वाला, लाल त्रिभुज वाला कुरनूल की गुफा दक्षिण भारत में, और कुस्फी की और कुरनूल की। तो कुरनूल गुफा ढूंढो, यह राख के अवशेष, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। राख मतलब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा लिया कि राख मिली है, मतलब आग की खोज हो चुकी थी। राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कारणों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। तो आपको ये सबको मालूम है कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, जानवरों को दूर करने के लिए। इसको भी माइंड में रखना, इसको नोट भले ही न करना, माइंड में ज़रूर अपने रखना। फिर नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल, यह 2 शब्दों, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या थी? तो आपको बताना पड़ेगा कि पूरा पाषाण काल 20 लाख से लेकर के 12,000 साल के दौरान माना जाता है। ठीक, इस लाइन को नोट कर लेना। और एक ये कि प्राचीन, और ये प्राचीन पाषाण यानी पत्थर, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्राचीन और पत्थर, पर ये इंपॉर्टेंट है। इसका 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है पूरा पाषाण काल। अब आगे देखते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित, पूरा पाषाण तो हो गया, पूरा पाषाण को भी 3 भागों में, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। इस काल के दौरान पूरा पाषाण काल, उसमें भी 3 भाग हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण, 3 भाग। 99% कहानियाँ यहाँ घटित हुई।
जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरणीय बदलाव किस युग में हुए या पर्यावरणीय बदलाव का काल क्या रहा। तो किस युग में हुए, तो या तो वो मेसोलिथ देगा या मध्य पाषाण युग लिखेगा। तो मध्य पाषाण युग सब पकड़ लेंगे शब्दावली, लेकिन मेसोलिथ नाम से जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि मेसोलिथ के ठीक इसी तरह की शब्दावली ज्वालामुखी की जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं वहाँ पे मिलेंगी, और उसका कालक्रम है ये 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक। तो इस समय को याद रखना, ये है मध्य पाषाण युग। तो क्वेश्चन मेसोलिथ याद रखना, पर्यावरणीय बदलाव किस युग में, मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ युग, या 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। तो इस समय के जो औजार थे इनको माइक्रोलिथ, छोटे होते थे इसलिए माइक्रोलिथ। आदमी बोलता है ना कि माइक्रोचिप, छोटी सी चिप को माइक्रोचिप बोलते हैं, उसी तरह है, छोटे औजारों को माइक्रोलिथ बोला जाए। फिर है प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। मध्य पाषाण युग के दौरान भी पूरा पाषाण के युग के जो औजार थे वो भी यूज में आ रहे थे, मतलब उनको छोड़ा नहीं गया था। तो उस समय के औजार प्लस इस समय के औजार, औजारों का आकार छोटा कर दिया गया था बस। अब आगे देखते हैं, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण, तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण 20 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 वर्ष पहले तक, मध्य पाषाण 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक। फिर अब आता है नवपाषाण युग, जिसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से मानी जाती है। नवपाषाण युग, इसको याद रखना, तीनों की डेट एकदम याद रखना, कंफर्म एकदम नोट करके रख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक से 8 से 10 बहुत है, इतना क्वेश्चन 8 से 10, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब हम आते हैं हमारी बदलती जलवायु। अभी हमने पढ़ा था बदलती जलवायु 12,000 साल पहले, मध्य पाषाण काल, ये आ गया उस वही एकदम सेम हेडिंग दे दिया लिखकर। तो बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकें। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो मध्य पाषाण में मछली भी भोजन का स्रोत बन गई। जलवायु परिवर्तन हुआ, 12,000 साल पहले इसका कालक्रम था। परिणाम क्या हुआ, गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ जैसे ही पिघली तो वहाँ नए बढ़िया मुलायम घास के मैदानों का निर्माण हो गया। ये घास के मैदान बन गए, और घास के मैदान जहाँ पाए जाएंगे जानवर उधर ही जाएंगे। तो ये जंगली जानवर उधर चारागाह में एकत्रित होने लगे, और चूँकि उस समय का मानव शिकारी प्रवृत्ति का था, भोजन के लिए भटकता था, इसलिए मानव भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ये हो गई जलवायु परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत उन्होंने कैसे की, कहाँ की। तो ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डाला है, आप उसको भी नोट करिए पढ़ करके, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। खेती और पशुपालन उसमें डाल रखा है हमने, हिस्ट्री लेक्चर के नाम से, हिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया, मतलब एकत्रित करना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कैसे, मान लो उन्होंने कुछ अनाज के बीज
बिखेर दिए। अब वहाँ पौधे उगाए। कोई भी फसल बिना 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन के तैयार नहीं होती है, इसलिए उनको मजबूरी में उस फसल की सुरक्षा करने के लिए रुकना पड़ा। तो उनका घुमंतू जीवन धीरे धीरे समाप्त हो गया और उन्होंने कॉलोनाइज यानी एक गांव की बस्ती के रूप में झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक गांव में रहना सीखा। आपको बताया था कि गेहूं जौ की खेती 8000 वर्ष पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में, जबकि चावल की खेती गंगा के उत्तरी मैदान में और इधर पूर्वोत्तर में की गई थी। तो वो पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो खेती और पशुपालन उपमहाद्वीप में लोगों ने रहना सीख लिया। फसलों की रक्षा के लिए धीरे धीरे कृषक बन गए वो। इससे क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर से आएंगे, उससे कनेक्ट किया गया है। चूँकि इतिहास में एक क्रमिक घटना समझाई गई है आपको, तो उसका क्रम चल रहा है। तो जो डेटा है, डेटा से क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर डाला हूँ उसमें आपको क्लियर होंगी ये बातें। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। ये भी बताया था कि वहाँ लोग किरथर और सुलेमान में गेहूं जौ की खेती करना, जानवरों को पालतू बनाना और गांव में निवास करना सीख गए थे। तो उसी का डिटेल है यहाँ। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किए करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बस इस पैराग्राफ में ये है इम्पोर्टेंट। अब घरेलूकरण की प्रक्रिया अर्थात बस्तियां बनाना, घर बनाना। लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया गया? पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करने के लिए घरेलूकरण प्रक्रिया, इसको याद कर लेना या लिख लेना अच्छे से कॉपी में। नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। या यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो होती हैं वो छोटे होते हैं। इसमें जो उनके द्वारा प्रजनन चुने गए जानवर वो अहिंसक प्रवृत्ति के होते थे और पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। तो एक कॉमन सेंस की बात है, यदि आप ग्रामीण अंचल में कभी ज़िंदगी जिए हैं तो इसको आप पकड़ पाएंगे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो उसमें ऊपर वाली लाइन में उन्होंने बता ही दिया कि पालतू का छोटे और जंगली का बड़े। तो वो समझ में आ रहा है कि ये पालतू का है छोटा और ये जंगली का। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी। कुत्ते सब जानते हैं, याद रखना। वो बोलेगा नहीं कि कुत्ता, वो ये बोलेगा कि सबसे पहला जानवर कुत्ता था, उसके बाद कौन थे? तो उसके बाद थे भेड़, बकरी। और ये गेहूँ और जौ, ये बार बार आता है क्वेश्चन, हमेशा आता है सीटेट में, तो इसको याद रखना। और ये मैं बताया था पहले लेक्चर में, उसको ज़रूर देखो कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ की खेती करी और पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, तो गांव में निवास करना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत कैसे हुई। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। जैसा कि मैं बताया था कि कोई भी फसल लगभग 90 से 120 दिन में तैयार होती है, सालों तक भी बहुत से। जैसे तुअर का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने
लगे तो उनकी देखभाल के लिए उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो उनका घुमंतु जीवन अब यहाँ से स्थायित्व में परिवर्तित होने लगा था। अब आते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवरों को एक प्रकार का खाद्य भंडार ही समझा जाता था। जानवरों से मांस भी मिलता था, दूध घी भी मिल जाता था, इसलिए उनको खाद्य भंडार बोला गया। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही थी, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि भोजन के भंडारण का तरीका कौन सा है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन देगा कि गड्ढा खोदना, भंडार गृह बनाना, तो उनमें टिक मत कर देना। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अन्य तरीका है। इस लाइन को नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ अब प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। प्रारंभिक कृषक और प्रारंभिक पशुपालकों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पैराग्राफ में। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो, तो वो तो दिखा चुका आपको ऊपर। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विकों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिणी भारत में पाए गए। तो ये मैं दिखाया था आपको। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें से कुछ रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। इसमें से ये पैराग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर, दक्षिण भारत, पूर्वी तथा दक्षिण भारत, इन क्षेत्रों में क्या हुआ? प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों की जानकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ऊपर जाएंगे जब मैप में तो आपको मिल जाएगा। अब स्थायी जीवन की ओर। जब खेती करना और पशुपालन करना सीख गए तो खेती की सुरक्षा के लिए ही उन्होंने स्थायी जीवन का प्रारंभ किया, इसलिए लिखता है स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम, कश्मीर वाला इलाका। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना। बुर्ज होम एक झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं यहाँ से। और यहाँ के लोग क्या करते थे? गड्ढे बनाते थे नीचे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कश्मीर के लोग ज़मीन के नीचे जो गड्ढे बनाते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, या झोपड़ियों और घरों के निशान वर्तमान में किस राज्य में मिले हैं? तो वर्तमान कश्मीर। या प्राचीन कालीन उस नगर का नाम बताओ जहाँ से झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। तो बुर्ज होम, प्राचीन में बुर्ज होम, आधुनिक कश्मीर, वर्तमान का कश्मीर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। और वे औजार भी जिनकी धार को और अधिक पैना, मतलब और अधिक तेज़ धार वाले औजार, पैना का मतलब होता है, करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी।
ओखली और मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति गांव से रिलेटेड होगा वो बिल्कुल जानता होगा ओखली और मूसल को। चावल ओवल कूटने के लिए उसमें यूज होती है वो। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये औजारों के डायग्राम दिए गए हैं। फिर आता है नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों के रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन बनता है क्या कि लोग कपास का उत्पादन किस युग में? तो नवपाषाण युग में क्या हुआ? कपड़े बुनना प्रारंभ कर दिए, कपास को उगाया, दलहन और अनाज का उपयोग भोजन के रूप में करने लगे। गेहूँ, चावल, दलहन जैसे अनाज का उपयोग। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब आता है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, इसके साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। बोलन दर्रा याद रखना, क्वेश्चन में आता है। ईरान जाने वाला रास्ता बोलन दर्रा। फिर है मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ जाना, अर्थात सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों वाला इलाका। तो या तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ नाम देगा या फिर मेहरगढ़ लिख देगा। इसको याद रख लेना यहाँ तक। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। खेती के साक्ष्य के साथ साथ आयताकार चौकोर घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 4 कमरे से भी अधिक का मकान प्राप्त हुआ है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो ये सब मेहरगढ़ की कहानी है भैया, याद रखना इसको। और ये डायग्राम है। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो बस क्वेश्चन यहाँ से याद आया कि कब्रों में मृतकों के साथ जानवरों को भी रखने की प्रथा किस स्थान से प्राप्त हुए हैं ऐसे साक्ष्य? तो मेहरगढ़ से। कल देखेंगे। इसका फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।